Hello everyone, I welcome all of you to Bihar PC Sutra and this is lecture number 6 of One Stop Solution Series। इसमें आज हम लोग करने वाले हैं टॉपिक नंबर 11, 12 और 13 जिसमें बात होगी मदर ऑफ ऑल डील के बारे में। टॉपिक नंबर 12 में हम लोग बात करेंगे बोर्ड ऑफ पीस एंड टॉपिक नंबर 13 नाटो के बारे में बात करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। आई होप आप सबने इसका प्रिंट निकाल लिया होगा या फिर आपने सॉफ्ट कॉपी से अभी आप साथ में लेके बैठे होंगे। ठीक है, इसको क्यों कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील, सारे डील की माँ। ठीक है, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो बहुत बड़ा है। चाहे तो आप स्केल के मामले में कह लो, चाहे तो आप इकोनॉमी के मामले कह लो, ये बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि ना अभी तक का इतना बड़ा डील साइन नहीं किया गया है, एफटीए नहीं साइन किया गया है और ये इसीलिए इसको हिस्टोरिक कहा गया है। और रीजन क्या है फास्ट ट्रैक होने का? रीजन क्या है? ट्रंप की अनसर्टेनिटी जो उन्होंने पूरा मचा रखा है मार्केट में, जो उन्होंने कियोस जो पूरा क्रिएट कर रखा है, तो उसके कारण कभी वो क्या कर रहे हैं कि 50% ला रहे हैं, कभी वो क्या कर रहे हैं 18% डिक्रीज करके कर रहे हैं, कभी वो क्या कर रहे हैं। अब तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के कारण उनको 10% अभी करना पड़ा है और ये भी अभी निगोशिएशन जारी है। उनको कहा गया है कि जो भी आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो भी आप पास कर रहे हो वो सही नहीं था। कहाँ के बोला? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ट्रंप पे क्या हुआ कि एडिशनल प्रेशर अब आने लगा है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि क्यों ये कहा गया। क्योंकि आप देखते होंगे यहाँ पे उर्सुला वॉन डेर जो हैं, यूरोपियन यूनियन जो कमीशन जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि द मदर ऑफ ऑल डील अ पार्टनरशिप दैट रीसेप ग्लोबल ट्रेड इन अनसर्टेन टाइम्स। ये समझ रहे हो? ट्रंप के कारण क्या हो रहा था कि एक दिन आप देख रहे हो स्टॉक धड़ाम से गिर रहा था, अगले दिन क्या हो रहा है कि स्टॉक बहुत इंक्रीज किया था। तो वो कभी किसी कंट्री पे कुछ, कभी किसी कंट्री पे कुछ, कोई भी। इंडिया को तो अलग से टारगेट कर रखा था इन्होंने और पाकिस्तान के साथ इनका अलग प्रेम था। वो तो चलिए यूज करेंगे उनको अपने तरीके से। ठीक है, तो अब इस पे बात करते हैं इसको मेगा ट्रेड ब्लॉक क्यों कहा गया। इसका रीजन क्या है कि देखिए जो टोटल जो पीपल जो कनेक्ट करते हैं कि इंडिया यूरोपियन यूनियन, दोनों के बारे में मैं मिक्स करके बात कर रहा हूं। इंडिया यूरोपियन यूनियन में टोटल जो पीपल को जो कनेक्ट करता है तो वो 2 बिलियन पीपल को करता है और जो दोनों मिला करके इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिला करके 25% ग्लोबल जो जीडीपी है उसका कितना कवर कर लेता है? तो 25%, मतलब 1/4 कवर कर लेगा टोटल ग्लोबल जीडीपी का। ठीक है, तो कितना कर लेता है ये? आप ये सब पॉइंट स्टार्टिंग में ही ना आप इंट्रो के बाद अगर डालिएगा तो बहुत बेटर लगेगा। ठीक, आप इंट्रो में क्या डाल सकते हैं कि इंडिया वो क्या है? फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, वो कितना नंबर पे आता है? तो सेकंड लार्जेस्ट हो जाता है। उसमें बहुत सारी कंट्री है आपको पता है, तो ये सारे मिल करके जब यूरोपियन यूनियन बनते हैं तो वो कितने नंबर पे आ जाता है? तो सेकंड। तो ट्रेड बिटवीन फोर्थ लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीज के बीच का ये एफटीए जो हुआ ये साइन हुआ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा और क्या करता है कि 1/4 कितने की जीडीपी का कवर करता है? तो ग्लोबल जीडीपी का 1/4 करता है, 2 बिलियन पीपल को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अकाउंट, मतलब यहां पे अब देखो कि 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड फ्लो को अकाउंट करता है। अच्छा, इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आपको लिखना चाहिए वहां पे कि जो इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो बायलैटरल जो ट्रेड है टोटल कितना हो जाता है? तो 136.5 बिलियन डॉलर है टोटल इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड, जिसमें सर्विसेज अकाउंट जो करती हैं वो 83.1 बिलियन करती हैं 2024 के हिसाब से। और इंडिया यूरोपियन यूनियन का बात हो रहा है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन जो इंपोर्ट करता है एनुअली, देखिए अब ये नहीं कि इंडिया से ही, लेकिन वो किसी भी कंट्री से इंपोर्ट जो करता है तो गुड्स के रूप में कितना? तो 7 ट्रिलियन। सोचिए कितने बड़े मार्केट का एक्सेस मिला हम लोग को। समझ रहे हैं आप? इतने 7 ट्रिलियन मार्केट, मतलब कि ट्रिलियन का डॉलर का वो गुड्स और सर्विसेज कितने का? तो 3 ट्रिलियन का वो क्या करता है? हर साल इंपोर्ट करता है। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन है, बनाता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये जो एग्रीमेंट है आपको पता होगा कि पिछले 20 साल से चल रहा है, 2007 से, और आज जाके अब जा करके क्या हुआ कि ये साइन हुआ। रीजन
ट्रम्प। इसमें तो पूरा का पूरा आप क्रेडिट चाहो तो आप ट्रम्प को दे सकते हो कि इसके कारण क्या हो गया, फास्ट ट्रैक हो गया। ठीक है, फास्ट ट्रैक हो गया उसके नीतियों के कारण। देखिए ये और निगोशिएशन जो था वो और लंबा चल सकता था, लेकिन थैंक्स टू ट्रम्प इसके कारण मतलब ये इसके जो पॉलिसीज थे वो कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में आ गया। चलिए ठीक है, तो इसके कारण साइन हो गया और इसका ना प्रेशर अभी यूएसए पे भी पड़ा, तब जाकर के उन्होंने देखा कि अच्छा इतने, क्योंकि इंडिया आपको पता है क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में आता है। ठीक है, तो जब इतना ज़्यादा जो हम लोग का जो इम्पैक्ट है वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा है, तो इसमें ना ये नहीं, ट्रम्प भी चाहते थे कि इतने बड़े मार्केट का एक्सेस कहीं बाकी कंट्री ले लें और वो पीछे ना रह जाएं, इसलिए यूएसए भी जल्दी जल्दी अब करने लग गया देख करके यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं अभी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट चाहो तो आप डाल सकते हो, या फिर मैं कहूंगा कि यहाँ पे पीयूष गोयल जी का डालो, वो ज्यादा बेटर है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं, तो उनका डाल सकते हो कि अ ट्रांसफॉर्मेटिव माइलस्टोन दैट अनलॉक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एट द रेट 2047। अच्छा, आपने जैसे 2047 का, तो यहाँ पे टारगेट भी इंडिया का आप जानते हो ना कितना है। तो अभी हम लोग का क्या था कि हम लोग कितने बनने चाहते थे, तो 5 ट्रिलियन। ठीक है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग बनना चाहते थे, लेकिन वो जो अचीवमेंट जो हमने जो सोच रखा है कि 5 ट्रिलियन का, उसको कितना, तो 30 ट्रिलियन तक लेके जाने का लॉन्ग टर्म जो ट्रेजेक्टरी है उसमें क्या हेल्प करेगा, तो दिस काइंड ऑफ डील जो है, इस प्रकार की जो डील जो भी होती है, एफटीए जो है, तो वो हमारा हेल्प करेगा। कितना हमको पहुंचना, तो 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचना है। और अभी हमारा जो टारगेट था, चलिए ठीक है 2025 था, बट उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक, तो जल्दी हम लोग 5 ट्रिलियन भी हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट जो एक्सेस है वो क्या है, यहाँ पे इंडिया को क्या क्या मिलेगा, यूरोपियन यूनियन को क्या मिल रहा है। तो इंडिया सिक्योर किया है क्या, प्रेफरेंशियल एक्सेस अक्रॉस 97% ऑफ टैरिफ लाइंस, जो कि कितना परसेंट, 99.5% ट्रेड वैल्यू को जो है ना वो कवर करता है। कितना लेकिन हमने किया है 97% ऑफ टैरिफ लाइंस पे, बट वो कितना वैल्यू को कवर कर रहा है, तो समझिए कि 99.5%, मतलब 100 के अप्रॉक्स हमने अच्छा कर लिया, अच्छा डील क्रैक कर लिया है। ठीक है, जिसका ब्रेकडाउन ये है 70%, 20.3% और 6.1%। तो ये तीनों को ऐड कर दोगे तो आपका निकल जाएगा वही 97 के अराउंड, अप्रॉक्स 97 के पास आपका निकल जाएगा। ठीक है, अभी जो कुछ कुछ जैसे इमिडिएटली कुछ पे तो जीरो कर दी गई है, ये 70% जो है उस पर डायरेक्टली जीरो कर दिया गया है। ठीक, और जो 20% था उसको अगले 3 से 5 साल में उसको भी जीरो कर दिया जाएगा, जो टैरिफ जो लगता है उसको जीरो कर दिया जाएगा। और जो 6.1% जो टैरिफ वहां पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। मान लीजिए किसी पे 10% टैरिफ था, तो उस पे कितना डिक्रीज करके कर दिया गया, तो मान लीजिए 2% या फिर 3%, तो रिडक्शन हुआ। ठीक, तो यहाँ पे हमने जो इंडिया के लिए जो बेनिफिशियल क्या हुआ कि हमने किस पे लीड लिया, तो टेक्सटाइल, ठीक है, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, मरीन, केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स, तो इस पे हमने क्या, इंडिया को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। ठीक है, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, तो 33 बिलियन डॉलर टोटल एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है इंडिया के पास। ठीक है, इंडिया ने क्या यूरोपियन यूनियन को ऑफर किया कि ठीक है आपको हम 92.1% ऑफ टैरिफ लाइंस का हम लोग एक्सेस देते हैं। मेनली इनको हमने क्या दिया, तो वाइन्स पे दिया, ठीक है, जो स्प्रिट जो आती थी उस पे दिया, प्लस में जो आप जो लग्जरी जो कार देखते हो, जो अलग अलग ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, तो वहां पे एक्सेस दे दिया है इंडिया ने। अब उनकी जो कार, जो पहले मान लो आप कोई अच्छी कार देख रहे हो, ऑडी देख रहे हो, कोई भी देख रहे हो, कार देख रहे हो,
बाहर से अगर जो बन रही हैं, जो बाहर की कंट्री की हैं, तो उस पे क्या आपको क्या पहले क्या होता था ना कि अगर 100 रुपए में वो बन के आ रहा है तो इंडिया में या तो आपको 150 में मिलेगा या तो आप कहीं कहीं 200 में भी आपको मिल सकता है। जो बाहर की जो ऑटोमोबाइल से जो कार्स हैं, जो लग्जरी जो भी हैं, तो उनके लिए कितना हो जाता था, 100% तक का टैरिफ था। तो उसको हमने क्या किया कि रिड्यूस करेंगे धीरे धीरे, एक साथ नहीं, लेकिन ओवर द पीरियड हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करके कहां तक लेकर के चले जाएंगे, तो 10% तक। मतलब जैसे 100 है तो सपोज दैट पहले पहले हमने किया 90, फिर डिक्रीज करके किया 80, तो उसी तरह से डिक्रीज करते करते हम लोग 10% अप्रॉक्स 10% तक हम लोग कुछ टाइम में फेज वाइज उसको कट डाउन, कट ट्रैफिक कट मतलब टैरिफ कट करते हुए हम लोग कितना पे पहुंच जाएंगे, तो 10% तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये हमने उनको ऑफर किया है, ठीक है। तो इंडिया का वही जो सेक्टर वाइज जो गेन जो हमने यहाँ पे बात किया कि जो टेक्सटाइल से रिगार्डिंग मरीन प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये डेटा आप चाहो तो वहां पे यूज कर सकते हो कि ठीक है। हमने कहाँ कहाँ पे जैसे देखिए कि टैरिफ कहाँ कितना 12% घट गया, किस पे, टेक्सटाइल एंड एपरल्स पे कितना, तो 12% यहाँ पे डिक्रीज हो गया। मरीन प्रोडक्ट पे कितना, तो 26%। सोच रहे हो मतलब जैसे 100 रुपए का था तो अभी 26 कम, समझ रहे हो, मतलब कि अब 74 रुपए, मतलब जो पहले जो बनता था, मान लीजिए 100 लगा रहे हैं हम लोग टैरिफ, तो अब कितना सिर्फ लगेगा, तो 74 ही लगेगा। तो ये एलिमिनेट किया हमने मरीन पे भी। आपको पता है इंडिया में कोस्टल बहुत बड़ी हमारे पास है, कोस्टल बाउंड्रीज, तो इसका हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसी तरह से है, बाकी भी आप लोग देख लीजिए, ठीक। उसके बाद सर्विसेज जो एंड मोबिलिटी के लिए, मान लीजिए अगर आपको वहां पे जो भी 144 सर्विसेज सब सेक्टर जो भी है इसमें ओपन करने का मतलब कि हाँ बात किया गया कि हाँ आप आकर के प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकते हैं, बिजनेस सर्विसेज दे सकते हैं, तो इसके बारे में बात करी गई है। प्लस में जो मोबिलिटी का जो कैटेगरी है ना उसको एक्सटेंड किया गया है, मतलब आपको वीजा जो मिलेगा वो आसानी से मिलेगा। तो ये सब जो है बिजनेस, फिर इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज। अच्छा ये समझ रहे हो इसका मतलब क्या हो गया, इंट्रा मतलब एक मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय है, ठीक है, तो एक कंट्री से सेम ही दोनों जगह ऑफिस है, ठीक है, तो यहां से आपने मान लीजिए इन्फोसिस है, ठीक, तो इन्फोसिस ने अपने एम्प्लॉय को कहाँ भेजा, तो ये मान लो इंग्लैंड भेजा, ठीक है, मैं इंग्लैंड कह रहा हूँ, मान लो फ्रांस भेजा, कहीं भी जहां भी यूरोपियन यूनियन के अंदर में जो भी अभी कंट्रीज हैं, तो वहां पे जिनके बीच में ये दोनों का मैंने नाम गलत ले लिया, यहाँ पे कह लो जर्मनी ले लो आप, ठीक है, तो जर्मनी भेजा, ठीक है, यहाँ पे आपने ब्रिटेन से सॉरी इंडिया से जर्मनी में भेजा, यूरोपियन यूनियन जो भी कंट्रीज है वहां पे भेजा, तो क्या होगा कि आप को वहां पे इजीली ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी उनके लिए प्रॉपर इंफ्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर ही बनाया जाएगा, यहाँ पे ये बात की गई है। मतलब दिक्कत नहीं होगी, आराम से मोबिलिटी में इंडिया को इजीली एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस देखिए, आपको पता होगा कि अगर इंडिया अगर नहीं करेगा तो क्या होगा कि बाकी जो चाइना वहां पे रोल प्ले क्रिएट करने लगेगा। पूरा चाइना मार्केट में ऑलरेडी आपको पता होगा कि एंटर कर चुका है ड्यू टू हिज चीप लेबर्स, उसके कारण, और जो भी मतलब प्रोडक्शन का उनका पूरा मैकेनिज्म ऑलरेडी बना हुआ है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, तो उसके कारण। और यहाँ पे स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस कैसे है कि डाइवर्सिफाई करेगा सप्लाई चेन अवे फ्रॉम चाइना, चाइना से दूर लेके जाएगा। कहाँ पे, मतलब इंडिया में भी मान लीजिए अगर जैसे, क्योंकि अगर पूरा का पूरा अगर सप्लाई चेन अगर सिर्फ चाइना बेस्ड अगर रहेगा तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ये कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल बैलेंसिंग में दिक्कत क्रिएट करेगा। तो ठीक है, काउंटर, यहाँ पे देखो काउंटर ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म, मतलब देखो सब कोई ना क्या कर रहे हैं कि अभी टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या बताता है कि टैरिफ का विरोध कर रहा है। अगर ये जो एफटीए इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने जो कर लिया, तो ये क्या कर रहा है कि टैरिफ का विरोध कर रहा है, ठीक है। और यही कि स्ट्रेंथन यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब कि यूरोपियन यूनियन को क्या बना रहा है, सेल्फ रिलायंट, ठीक है, सेल्फ रिलायंट बना रहा है, ठीक है।
तो ये है। और इंडिया का 2047 का विजन हमने तो ऑलरेडी देख रखा है कि कितना पहुंचना है। तो ये लॉन्ग टर्म जो हमारा जो एम है, जो गोल है, हमने जो सेट कर रखा है, तो उसको अचीव करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि हमारा हेल्प होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल यहाँ से दिखता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमने चैलेंजेस क्या आएंगे, तो इंडिया के लिए अलग टाइप का चैलेंज और यूरोपियन यूनियन के लिए अलग टाइप का चैलेंज। ठीक है, यहाँ पे इंडिया को क्या होगा कि जो ऑटोमोबाइल ये सब जो है उनका एक्सेस जैसे मिल जाएगा, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लायंस ऑफ यूरोपियन यूनियन इन्वायरमेंट नॉर्म्स, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ना वहाँ ग्रीन टैक्स लगता है। ठीक है, ग्रीन टैक्स, तो ये सब ना कंप्लायंस को देखना पड़ेगा, इंडिया के लिए चैलेंजेस होंगे। ठीक, और डेयरी एंड एग्रीकल्चर, देखिए जबकि आपको पता होगा कि इंडिया ने क्लोज रखा है अपना डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट को बचा के रखा है, लेकिन यहाँ प्रेशर का क्या मतलब है? मतलब मान लीजिए कि जैसे चीज हो गया, फूड प्रोसेस्ड, जो भी प्रोसेस्ड जो फूड्स हो गए, वाइन हो गई, ऑलिव ऑयल हो गया, तो ये सब का तो एक्सेस मिल रहा है ना, तो प्रेशर बन रहा है थोड़ा सा मार्केट पे। ठीक, और यूरोपियन यूनियन का उसी तरह से है कि सेफगार्ड का जो कंसर्न है, डेटा प्रोटेक्शन डिफरेंसेस हैं, तो ये सब बात यहाँ पे निकल के आई। ठीक है, क्योंकि इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन का डिफरेंसेस आएगा। ठीक, उसके बाद पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, तो इंडिया के लिए क्या होगा कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट होगा, एफडीआई इनफ्लो बढ़ेगा, लेबर इंटेंसिव सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेशन होगा, स्ट्रेंथन ट्रेड क्रेडिबिलिटी होगी। तो ये पॉजिटिव हो गए किसके लिए, तो इंडिया के लिए। ठीक है, और निगेटिव कैसे होगा, तो निगेटिव यूरोपियन यूनियन, सॉरी पॉजिटिव कैसे होगा, निगेटिव का तो हमने यहाँ पे बात कर लिया है। ये जो चैलेंजेस हैं, यहाँ पे हमेशा हम लोग को पॉजिटिव प्रभाव के बारे में ही यहाँ पे बात करना है, और अगर आ गया निगेटिव कि इसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये सब को आप डाल सकते हो निगेटिव में। जहां भी आपको दिखेगा कि क्रिटिकली एनालाइज, तो आपने क्या बताना है वहां पे, पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में वहां पे आपको बात करनी होगी। ठीक, यूरोपियन यूनियन के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या करेगा कि इंडिया जैसे मार्केट जो हम लोग का फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, तो उसका एक्सेस मिला। ठीक है, और पोटेंशियल डबलिंग ऑफ एक्सपोर्ट बाय 2032 तक डबल कर सकता है, और इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है उसमें एंकरिंग का रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया वही कि इम्पैक्ट ऑन इंडिया, जो अभी हमने बात किया कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा, बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, तो ये सब होगा। और चैलेंजेस में हमने क्या देखा कि कंपटीशन बढ़ेगा, स्टैंडर्ड कंप्लायंस का इशू आएगा, प्रेशर पड़ेगा किस पे, एग्रीकल्चर, डेयरी, ये सब पे। ठीक है, तो बेटा में हमने क्या बना रखा है, तो बेटा में हमने ड्राई पोर्ट बना रखा है। ठीक है, मुजफ्फरपुर है। ठीक, तो ये सब जो है यहाँ पे हेल्प करेगा बिहार के लिए, बिहार का एग्रो फूड प्रोसेसिंग। अभी आपको पता होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इनलैंड जो फिश फार्मिंग है उस पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये सब जो एमएसएमई है, आपको पता होगा कि जैसे हमारे यहाँ क्या एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो इस मान लीजिए अगर हमारे पास जो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, जैसे मैंगो हो गया, ये सब हो गया, तो उसके क्या हो गए, पिकल्स बना सकते हैं, अलग अलग मतलब एमएसएमई सेक्टर हो गया, एग्रो बेस्ड हम लोग देख सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और स्किल मोबिलिटी इंक्रीज होगी, किसमें, बिहार के लिए। ये सारा था। फीचर्स में आप क्या बोलोगे कि मेगा ट्रेड इंपैक्ट होगा, टैरिफ में लिबरलाइजेशन दिख रहा है, सर्विसेज का एक्सपेंशन हो रहा है, सप्लाई रिजिलियंस। ठीक है, तो ये सब सारे आपको फीचर्स ये आपको लिखना होगा अगर पूछा जाए फीचर्स के बारे में। ठीक, वे फॉरवर्ड आप लोग ये डाल दीजिएगा कि हाँ मॉनिटरिंग का जरूरत है, प्रिपेयर्ड एमएसएमई को और प्रिपेयर करने का और सपोर्ट करने का जरूरत है, रेगुलेटरी को नॉर्मलाइज करने का उसको जरूरत है, स्किल मोबिलिटी पे ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह का डाल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पुअर है तो उसको स्ट्रेंथन करिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप कहाँ डालोगे, तो वे फॉरवर्ड में डालोगे। और जब कंक्लूजन की बात आएगी तो आप कंक्लूड कर दोगे विकसित भारत बाय 2047, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन मदर ऑफ ऑल डील्स क्या है कि मार्क अ हिस्टोरिक शिफ्ट इन ग्लोबल ट्रेड आर्किटेक्चर, स्ट्रेंथन जो करेगा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और भारत को बनाएगा विकसित भारत
जर्नी को सपोर्ट करेगा 2047। ये अभी हमने बात किया था ना इसके बारे में कि 25% तक कॉन्स्टिट्यूट करता है या फिर फोर्थ और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के बीच में। तो ये सब आप डाल सकते हो पॉइंट अपने आंसर में। अब हम लोग टॉपिक नंबर 12 पे बात करेंगे। टॉपिक नंबर 12 क्या है? तो बोर्ड ऑफ पीस है, ठीक है। ये अनाउंस किया गया किसके द्वारा? तो ये किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है कि 25 सितंबर को किया गया, 29 सितंबर को किया गया, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये मैंडेट किसके द्वारा इसको मिलता है? कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 2803 के बारे में के बाद इसको रिजोल्यूशन मिलता है। बट चार्टर साइंड, ये इंपॉर्टेंट है कि चार्टर साइन कहां हुआ? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में साइन हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो यूएसए में है। और इसके लिए ना देखो, इसके लिए ना आपको फी पे करनी पड़ेगी अगर आपको इसकी सीट चाहिए। बोर्ड ऑफ पीस ये ना 8 मार्क्स में ही आएगा, इससे बड़ा तो नहीं आना चाहिए, 8 मार्क्स में ही आपको दिखेगा। तो ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं कि कंट्री कौन कौन सी इन्वॉल्व हुई। तो आप अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, यूएई, और ये तो देखिए पाकिस्तान, टर्की, मतलब ये सब कंट्री इन्वॉल्व हैं इसमें। इनविटेशन बट नॉट ज्वाइन, मतलब इनवाइट किया गया, इनवाइटेड इंडिया थी। और किसको किसको इनविटेशन मिला? तो जापान को मिला, ब्राजील को मिला, यूरोपियन यूनियन को मिला, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, मतलब इनको मिला, लेकिन इन लोग ज्वाइन नहीं किए। और इन लोग तो सीधे से रिजेक्ट कर दिए। कौन? फ्रांस, जर्मनी, यूके, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, इन्होंने सीधे से खारिज कर दिया, नहीं नहीं हमको ज्वाइन ही नहीं करनी है, आप अपनी रखो। ये जो भी आपने बोर्ड ऑफ पीस जो बना रखा है गाजा का स्टेबलाइजेशन के लिए, ये हमने ज्वाइन नहीं करना। और इंडिया ने भी इसको ज्वाइन नहीं करा है, इसको इनविटेशन को ज्वाइन नहीं करा है, इन्होंने तो सीधे डिक्लाइन ही कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही कि प्रमोट करना है स्टेबिलिटी इन कॉन्फ्लिक्ट जोन, रीस्टोर करना है लॉफुल गवर्नेंस, ओवरऑल रिकंस्ट्रक्शन का काम कहाँ पे देखा जाएगा? इनिशियली गाजा में देखा जाएगा, ठीक है। डिप्लॉय करेंगे वही स्टेबलाइजेशन फोर्स। इसके लिए आपको पता होगा अभी शायद यहाँ से भी मिलिट्री इनका यूज होगा, यहाँ की मिलिट्री के लिए, गाजा के लिए, तो ठीक है। तो ये सारा है कि पीस बेस्ड प्रैक्टिसेज, मतलब कि डेवलप ग्लोबल पीस प्रैक्टिसेज। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, ठीक है। मतलब ये सारे इसके उद्देश्य हैं कि ये उद्देश्य हैं भाई, ये हमको पूरे करने हैं। बट इसके बाद जो फीचर्स हैं आप ये देख करके शॉक्ड हो जाओगे कि चेयरमैन फॉर लाइफ, देख रहे हो, फॉर लाइफ, मतलब क्यों कोई करना चाहेगा? क्या यहाँ डिक्टेटरशिप चल रही है? क्या आपका राज चल रहा है? क्या मोनार्की आ गई फिर से? फॉर लाइफ बना दिया इन्होंने। कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप क्या है? चेयरमैन फॉर लाइफ है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कितने मेंबर होंगे? तो 7 मेंबर होंगे। और गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड सेपरेट ऑपरेशनल बॉडी बनेगा, ठीक है। इसके मेंबर कौन होंगे? तो 3 साल का, हर 3 साल के बाद रिन्यू किया जाएगा, इनविटेशन बेस्ड मेंबरशिप। और देखो उसके बाद यहाँ पे इन लोग पैसा भी मांग रहे हैं। हाँ, इस पैसे के साथ क्या करेंगे, कौन इसको देखेगा, कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। कि 1 बिलियन कंट्रीब्यूट आपको करना पड़ेगा, और उस पे भी जहाँ पे खाने के लिए आटा नहीं छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करते हैं, चलिए ठीक है। वोटिंग के बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि वोटिंग क्या होगा कि चेयरमैन चाहे तो वीटो लगा देंगे, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा राज है इस पे, जो मर्जी इंसान ये कर सकता है। तो कोई मतलब नहीं बनता है। इंडिया ने बिल्कुल इसको रिजेक्ट करके या फिर बिल्कुल सही किया, ठीक है। कुछ यूरोपियन कंट्री तो डिक्लाइन ही कर दी, तो उन्होंने भी बेटर ही ऑप्शन चूज किया, ठीक है। फंडिंग वही, कुछ उसके बारे में एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, बस यहाँ पे एंट्री का पैसा है, बाकी वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन है। मतलब कौन, अभी ठीक है कि आप पैसा देना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो दीजिए, ठीक है। लीगल स्टेटस आप लोग देख लीजिए, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, यही सब, ठीक। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अगर ये पूछेगा तो कितने में पूछेगा? 8 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा। आप क्या क्या पे ध्यान दोगे? तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है, इसके फीचर्स, बस ये पैसा वैसा का ये आप बता दो कि ट्रंप है, चेयरमैन रहेगा 7 मेंबर के साथ, जो भी, तो ये आप बता सकते हो। वोटिंग का भी आप बता देना, आप फंडिंग का, लीगल स्टेटस, ये सब आप डिस्कस कर सकते हो इसके साथ, कि कौन सी कंट्रीज इसके ज्वाइन की, कौन सी नहीं की, किन्होंने डिक्लाइन कर दिया, ठीक। मेजर स्टेटमेंट आपकी मर्जी, कोई भी एक आप उठा सकते हो, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ये है कि
कोई वीटो जैसे एक कंट्री कर रहा है तो दूसरा कंट्री उसको वीटो नहीं कर सकता है। मतलब क्या होता है ना कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है वहां पे 5 परमानेंट P5 का कॉन्सेप्ट है, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है। तो वहां पे ना अगर मान लीजिए अभी तक का ऐसा है कि 49 रिजोल्यूशन जो भी पास किए गए हैं उसको इन्होंने ना वीटो करके, यूनिलैटरली वीटो करके उसको रोक दिया है। तो ये तो कहीं ना कहीं मतलब कि निगेटिव चीज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है, जो यहाँ पे पॉजिटिव रूप में इसको दिखाया गया है कि फास्टर डिसीजन मेकिंग होगी, फ्लेक्सिबल फंडिंग, मतलब फंडिंग मॉडल है, मतलब कि किसी को ऐसा नहीं है कि आपको देना ही देना है, इतना है पैसा का भी, मतलब इन्होंने सिर्फ मतलब सीट के लिए आपको जो भी पैसा पे करना है यहाँ पे 1 बिलियन कंट्रीब्यूट करना है सीट के लिए, लेकिन उसके बाद फंडिंग के लिए प्रॉपर कुछ ऐसा मैकेनिज्म इन्होंने नहीं रखा है। वॉलेंट्री, आप लोग आपकी मर्जी, मतलब आप जितना डालना चाहो उतना पैसे डाल सकते हो, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन पे काम किया गया है, मतलब प्रैक्टिकल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात की गई है कि जैसे जहाँ भी दिक्कत है, जैसे गाजा है वहाँ पे, तो फोर्स को डिप्लॉय करना, वहाँ पे उसका फिर से मतलब उसको खड़ा करना, उसको ठीक करना, तो ये सब काम के लिए यहाँ पे किया गया है, ठीक। और विलिंग स्टेट, कोलिशन ऑफ विलिंग स्टेट, एक जैसे माइंडसेट वाले लोग का है। तो ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट है। निगेटिव तो आपको निगेटिव ही निगेटिव है, पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, पूरा पैसा मांगा जा रहा है। उसके बाद जो वीटो हो गया, तो एक इंसान के पास मतलब ऐसा वीटो है, तो ये सब तो कहीं ना कहीं इसका वीक मल्टीलेटरल लिजिटिमेसी ये शो करता है, ठीक है। ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, यही जो अभी जो पॉइंट मैं बता रहा था वीटो के बारे में, ठीक है। अंडरमाइन यूनाइटेड नेशन सिस्टम को वैल्यू नहीं देना कि हाँ अब यूनाइटेड नेशन खत्म हो चुका है, उसको ज्यादा वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज जो है, ये जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो पैसा देने का है, चाहे तो चार्टर डज नॉट मेंशन, जो गाजा का जो है ना एक्सप्लिसिटली उसको मेंशन नहीं किया गया है, ठीक। तो इसके बारे में ये सब बात है, कंट्रोवर्सी जो निकल के आया गया, ठीक है। अब देख लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 13, जो कि है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश किया गया, तो 4 अप्रैल 1949 को किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में। 32 कंट्री हैं इसमें। रिसेंटली कौन कौन ऐड हुआ है, तो फिनलैंड 2023 में और स्वीडन 2024 में। तो आप इसका टाइमलाइन भी बता सकते हो, ये यहाँ पे टाइमलाइन यहाँ पे दिया हुआ है कि जब स्टार्ट किया था तो ये 12 कंट्री थे, सिर्फ फाउंडिंग मेंबर कितने थे, 12 1949 में। और आज इसके पास कितने हो गए, इंक्रीज होते होते तो 32 हो गए। रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया है फिनलैंड और स्वीडन ने, अभी 32 हो गए। और मेजर ऑपरेशन अलग अलग उन्होंने अभी तक परफॉर्म किया है, बट अभी तक सिर्फ आर्टिकल नंबर 5 जो है, जो इनका मेन जो कोर प्रिंसिपल है, वो सिर्फ एक बार इन्वोक किया गया है। वो कब किया गया कि 9/11 जो अटैक था, 9/11 जो अटैक था 2001 में, जो ट्विन टावर पे किया गया था, वहां पे कहाँ, यूएसए में जो किया गया था, तो उसके बाद इन्वोक किया गया था, ठीक है। ये मेनली क्यों बनाया गया था, तो नाटो मेनली बनाया गया था ना, रशिया क्या है कि सुपर पावर था, ठीक है। रशिया ये सुपर पावर था, और उसके बाद यहाँ पे ना छोटे 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 यूरोप के बहुत सारे कंट्री थे। तो रशिया ना इनका इनका लैंड इनका लैंड इनका लैंड मतलब एक्सपैंड करते जाता। रशिया का क्या है कि एक्सपेंशन का पॉलिसी था, बट अभी क्या हो रखा है कि नाटो ही एक्सपैंड करने लग रहा है। नाटो को क्या जरूरत थी कि यहाँ पे यूक्रेन को उन्होंने कहा कि ठीक है आपको भी अब ऐड कर लिया जाएगा, और इसके कारण रशिया ने किस पे, यूक्रेन पे अटैक कर दिया। यहाँ पे दिक्कत आ गई, तो नाटो का एक्सपेंशन पे यहाँ पे डिबेट स्टार्ट हो रखा है, ठीक है। ये क्या है, P5 कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के होते हैं। तो कैसे ये दोनों डिफरेंट हैं, जो नाटो है यूनाइटेड नेशन है, यहाँ पे बात होगी कि नाटो और यूनाइटेड नेशन में क्या डिफरेंस है, कि ये मिलिट्री अलायंस है। कौन, नाटो, इसमें आर्टिकल 5 का बाइंडिंग है, जबकि ये ग्लोबल जो पॉलिटिकल बॉडी है यूनाइटेड नेशन, वो क्या है, पॉलिटिकल बॉडी, और उनके पास वीटो पावर होता है, ठीक है। तो ये जो वीटो पावर है, यहाँ पे जो 5 कंट्रीज आपको जो दिख रही हैं, ये हैं चाइना, ये हो गया रशिया, ये हो गया यूएसए, ये हो गया ब्रिटेन, और ये हो गया फ्रांस। तो ये सारी कंट्री यहाँ पे P5 मेंबर हैं, परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, ठीक है।
तो इसके बारे में बात हो गई। उसके बाद ये जो फंडिंग है, देखिए जो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो क्यों गुस्सा थे, जो भी नाटो बाकी जो कंट्री हैं, यूरोप के जो कंट्री हैं, तो उन लोग क्या है यहाँ पे 2% जो खर्च करने का डिफेंस पे जो बात किया गया था कि एक्सपेक्टेड टू स्पेंड 2% ऑन देयर डिफेंस पे करेंगे, जो कि यूएसए ना लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, बट क्या यहाँ पे ये बाकी के यूरोप के कंट्री करते हैं? तो नहीं। तो इसी के कारण क्या डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा हो रखा था इन सब से, ठीक है। और यहाँ क्रिटिसिज्म क्या देख रहा है कि रसिया को प्रोवोक कर रहे हैं आप, बर्डन शेयरिंग डिस्प्यूट इनका आपस में जो भी नाटो कंट्री में है, तो कि हाँ ठीक है 2% करो नहीं करो, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये आपस में दिक्कत हो रहा है। और एक्सपैंड करते जा रहा है कौन? तो नाटो एक्सपैंड करते जा रहा है ईस्ट के तरफ, मतलब अब यूक्रेन जो हुआ तो वो क्या है, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नाटो। अब रशिया के डोर तक आप पहुंच गए हो, तो ये दिक्कत वाली बात है। वे फॉरवर्ड मतलब आप डाल सकते हो, यूज कर सकते हो। फीचर्स आप देख लोगे यही कि मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी जो है, एक जगह की मिलिट्री दूसरी जगह के मिलिट्री के साथ एक साथ मिल करके काम करेगी, स्ट्रेटेजिक डिटरेंस का काम करेगी, क्राइसिस मैनेजमेंट का। तो ये सब फीचर्स थे नाटो के, और ये कंक्लूड कर सकते हो आप लोग कोल्ड पोस्ट कोल्ड एरा वॉर के बाद का ये इन्फ्लुएंस जो भी है वो दिखता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग डाल सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि मणिपुर क्राइसिस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आप लोग के साथ शेयर कर दी गई है। प्लस में हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद अभी वहाँ से फिर से वहाँ सीएम अपॉइंट कर दिए गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स करके पूछता है। नक्सलिज्म अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और हो सकेगा तो ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत एकदम एकदम जहां लिखना है, जितना वी 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 आई आपको लिखना है, तो ये लिख लीजिए टॉपिक नंबर 17। फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।